चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे तो टोटल सिलेबस को कवर करना ही है, बट सबसे पहले उस टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पहले से है, जिसके बारे में हम लोग कुछ जान रहे हैं, उसी को हम लोग और डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोग सब लोग जान ही रहे होंगे कि सॉलिड के बारे में, क्योंकि शुरू से ही सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह के बारे में 8, 9, 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड क्या है। तो सॉलिड में हम लोग 2-3 बात को देखेंगे। सबसे पहले होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, ये हाई होता है। ठीक है, और इसके बारे में जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हाई हो जाता है तो इसके कारण अलग अलग तरह का फिनोमेनन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो फिक्स्ड सॉलिड का फिक्स्ड रहता है। क्या क्या रहता है, जैसे हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं, शेप हो गया, साइज हो गया, इसके बाद वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या रहते हैं, ये सब फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच जो गैप होता है, पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, वो गैप क्या होता है, बहुत ही लेस रहता है, बहुत ही कम रहता है। तो इसको पार्टिकल गैप क्या रहता है, हम लोग के लो रहता है या लेस रहता है, जो भी बोल दीजिए। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिड में थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। थर्मल एनर्जी के बारे में, थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, थर्मल एनर्जी जो है काइनेटिक जो होता है, हम लोग का लॉ ऑफ मोशन जो है, उसमें काइनेटिक एनर्जी इसमें डेवलपमेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गैसियस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। यानी कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे कम होता है, सबसे क्या होता है, सबसे लो होता है। थर्मल एनर्जी क्या होता है, लो होता है इसका। उसके बारे में और भी हम लोग बात कर सकते हैं कि जो पार्टिकल के बीच गैप वगैरह हम लोग देख लिए, थर्मल एनर्जी के बारे में देख लिए। इसके बाद इसमें इसका जो हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, पार्टिकल का मोशन जो होता है, पार्टिकल मोशन, ये काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्लो होता है। इसी के कारण इसमें रिजिडिटी भी आ जाता है, रिजिडिटी हो जाता है। रिजिडिटी यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है सॉलिड का। ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ हम लोग देखेंगे सॉलिड के बारे में। चलिए, तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि यानी सॉलिड का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसका पार्टिकल के बीच हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होने के कारण इसमें जो है तरह तरह का फिनोमेनन हम लोग को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे और भी आगे बात करते हैं कि सॉलिड को मेनली जो है 2 तरह से डिवाइड किया गया है। कौन कौन डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, 2 तरह का सॉलिड का डिस्ट्रीब्यूशंस है। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, हम लोग थोड़ा सा नोट्स भी करते चले जाएंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कोई एकेडमी तो हम लोग को पढ़ना नहीं है कि काफ़ी लंबा चौड़ा नोट्स रहेगा, उतना नोट्स पढ़ने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको आप लोग घर पे करिएगा, यहाँ से भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जैसे पीजीटी जो है, जैसे दिल्ली पीजीटी हो गया, यूपी पीजीटी हो गया, और अलग अलग जैसे झारखंड का ही प्रीवियस पीजीटी हो गया, ये सब को देखते हुए हम लोग नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसमें सारा डिटेल रहेगा, शॉर्ट नोट्स भी, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, और उसके अलावे डिटेल्स नोट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जिसका ज़रूरत होगा उसका डिटेल में चर्चा करेंगे, और लोग को जो है, और जो भी है उसको शॉर्ट में स्टडी करते चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसका यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो एक रैंडमनेस नहीं होता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। जैसे अगर हम बात करें तो पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है एक रेगुलर मैनर में होता है, इस ढंग से। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर से
इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसी अरेंजमेंट के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल का, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। उसी तरह से इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, तो इसमें रैंडमनेस रहता है, इसमें कोई फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं रहते हैं, ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसी कारण इसमें अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही समझ लेते हैं, कितना डॉट डॉट करें, ऐसे ही कुछ समझ लेते हैं कैसा अरेंजमेंट किसका रहता है, वो एमॉर्फस सॉलिड का रहता है। तो जैसे इसमें हम लोग बोल दिए कि रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें बोल सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट इसमें होता है। अब देखिए रेगुलर अरेंजमेंट के बाद अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो तरह का नेचर ऐसे पाए जाते हैं, एक कहते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर और एक कहते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये दोनों को बहुत अच्छा से समझेंगे हम लोग कि आखिर ऐसा क्या है, आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं। तो देखिए जब पार्टिकल को हम लोग, जब किसी भी सॉलिड को हम लोग जब कट करते हैं तो अलग अलग तरह का फिनोमेना नजर आता है। जैसे देखिए हम इसको अगर इस डायरेक्शन में काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तो देखिए इसमें कहीं भी पार्टिकल हम लोग को नहीं मिला, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे काटते हैं, यहाँ भी पार्टिकल हम लोग को नहीं मिला। तो ये दोनों केस में, ए केस और ए केस में जो नेचर है वो सेम पाया जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग कुछ डायगोनली काटने की कोशिश करेंगे, जैसे सपोज करें ऐसे काटते हैं, तो इसमें देखिए 3 पार्टिकल मिला यहाँ पे, और ये 3 पार्टिकल के कारण इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है। तो जब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे प्रॉपर्टीज सेम होता है तो उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि एन आइसोट्रोपिक इन नेचर है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में देख रहे हैं कि डायरेक्शनल वे में अलग अलग जा रहे हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज मिल रहा है, तो इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, इसका अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए इसको आइसोट्रोपिक क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग चले, जैसे सपोज करिए इधर से चलते हैं तो पार्टिकल हमेशा मिल ही रहे हैं, थोड़ा सा भी आगे चलते हैं पार्टिकल मिल रहे हैं, इधर से जब आना स्टार्ट किए तो इधर भी पार्टिकल मिल रहे हैं, यानी कि इधर जो पार्टिकल का मिलना हो रहा है वो हमेशा लगभग रैंडमनेस इक्वली आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे पैटर्न था कि इस डायरेक्शन में चलने के बाद पार्टिकल मिल ही नहीं रहा था और इस डायरेक्शन में चलने के बाद पार्टिकल कहीं कहीं मिला, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि इसमें कहीं भी जाइए जो पार्टिकल हैं वो रैंडमनेस हमको मिलते ही जाते हैं। इस कारण से इसको हम लोग बोलते सकते हैं कि आइसोट्रोपिक इन नेचर है। इस बात को बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा, आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग और इसमें आगे समझेंगे कि आगे क्या है इसमें। देखिए जब हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इसका अलग अलग होता है, इसी अरेंजमेंट के कारण, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है इसी अरेंजमेंट के कारण सबसे पहले होता है कि इसको जब हम लोग कट करते हैं शार्प एज से, जैसे शार्प नाइफ वगैरह से जब कट करते हैं तो इसमें प्लेन सरफेस हमको मिलता है। क्या मिलता है? प्लेन सरफेस मिलता है, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस मिलता है। कब मिलता है? आफ्टर कटिंग, ठीक है। प्लेन सरफेस ऑब्टेंड, प्लेन सरफेस ऑब्टेंड आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग विथ शार्प एज, ठीक है, लाइक नाइफ, ठीक है। इसमें ऐसा क्यों होता है? देखिए जैसा कि आपको हम बताए, जैसे यहाँ पे हम कट करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं पे समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे कट कर रहे हैं तो यहाँ पे काटने के बाद आप देखिए कि पार्टिकल कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, और पार्टिकल नहीं मिलने के कारण जो इसका कट होगा वो बिल्कुल रेगुलर वे में होगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस मिलेगा हमको, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर देखेंगे तो जैसे हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए यहाँ से काटना स्टार्ट किए तो देखिए यहाँ पहला पार्टिकल मिल गया, फिर यहाँ नहीं मिला, फिर यहाँ पार्टिकल मिल गया, तो जो कट देगा कुछ इरेगुलर कट देगा, ऐसा कट देगा, ठीक है। जैसे आप रबर को या प्लास्टिक को, ठीक है, या नायलॉन है, फाइबर है, इस टाइप का कोई मटेरियल है, ठीक है, तो ये सब को जब कट करिएगा तो प्रॉपर वे में रेगुलर नहीं कटेगा, यानी प्लेन और शार्प सरफेस हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसमें कैसा मिलता है? प्लेन सरफेस नहीं मिल करके कैसा मिलता है? रफ सरफेस मिल जाता है, रफ सरफेस मिलता है,
रफ सरफेस यहाँ पे हम लोग को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग और इसमें बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग को देखने को मिलता है कि जब इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है, हीट ऑफ जो फ्यूजन है, ठीक है, तो हीट ऑफ फ्यूजन इसमें क्या होता है कि हीट ऑफ फ्यूजन इसमें लो होता है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो इसमें जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ जो फ्यूजन है, इसमें हीट ऑफ फ्यूजन हाई होता है। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे इसमें बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। हम लोग और भी देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। उसको भी बताएंगे कि कैसे होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका क्या होता है, इसका शार्प होता है। ठीक है, वो कैसे शार्प होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जैसे इधर समझा देते हैं कि शार्प कैसे होता है। सपोज करिए इधर हम लोग ले लिए पार्टिकल ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। इसी रेगुलर अरेंजमेंट के कारण अलग अलग तरह का फेनोमेनन हम लोग देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे सपोज करिए इतना पार्टिकल को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिए, तो यहाँ पे 4 पार्टिकल आए। 4 पार्टिकल होने के कारण जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको नोट करेंगे, फिर जस्ट इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी 4 पार्टिकल हैं। इस 4 पार्टिकल का जितना मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे नजर आएगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट यहाँ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में चल रहा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो लगभग कंटिन्यू रहेगा, लेस है तो वो कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे एमोर्फस के केस में, तो एमोर्फस के केस में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इधर साइड में, जैसे मान लेते हैं एमोर्फस सॉलिड का, क्योंकि रैंडमनेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे देखेंगे अगर कोई इतना पार्टिकल हम लोग लेते हैं, इसमें देखते हैं कि 4 पार्टिकल आए, फिर जैसे और आगे इतना लिए तो इसमें देखिए कुछ पार्टिकल आए, फिर इसमें, यानी इसमें क्या है, रैंडमनेस आ रहा है। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, उसका फिक्स ऑर्डर यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं रहता है, ये वेरी करते रहता है। कहीं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कहीं मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पे ही तो डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको कहेंगे हम लोग कि इसका मेल्टिंग पॉइंट नॉट शार्प है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। ठीक है, तो कितना हम लोग देख लिए, हम लोग यहाँ पे देख लिए कि जो शेप होता है इसका रेगुलर शेप होता है, एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है। ठीक है, प्लेन सरफेस ऑब्टेन्ड होता है आफ्टर कटिंग। हीट ऑफ फ्यूजन इसका लो होता है, उसका हाई होता है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, शार्प होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। इसके बाद हम लोग और भी इसमें बात करेंगे कि ऑर्डर इसमें, ठीक है, इसमें ऑर्डर अगर बात करेंगे तो इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है इसमें। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसमें रहता है। और इसमें क्या रहता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है। क्या रहता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके बारे में समझिए कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब है कि जैसे इसमें अगर हम पार्टिकल का डिस्टेंस देखते हैं, जैसे समझिए क्रिस्टलाइन के लिए बता रहे हैं, तो एक डिफिनिट है, एक जो डिस्टेंस है इसका डिफिनिट डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस है वो लगभग सबका सेम रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो ऑर्डर है उसको हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन के बारे में बात करेंगे तो कोई फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ से यहाँ चलें तो यहाँ ज़्यादा चलना पड़ा, फिर कम चलना पड़ रहा है, फिर थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा, फिर कम चलना पड़ रहा है। ऐसे यानी पार्टिकल का जो ऑर्डर है कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। और जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि इसमें जो ऑर्डर है वो कैसा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, इसमें हमको देख लेते हैं, इसमें क्या रहता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़े किसके बारे में, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हम लोग देखिए 2 हम लोग पढ़े ना, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस जब हम लोग पढ़े तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल कौन कौन है और एमोर्फस का एग्जाम्पल कौन कौन है। तो क्रिस्टलाइन में जितने भी स्मॉल सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है, स्मॉल सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे हो गया आयरन, हो गया
कॉपर हो गया, निकेल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ETC हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन का। इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल किसका, एमोरफस का। एमोरफस के बारे में आप लोग बात समझिए कि एमोरफस के बारे में सब बता ही दिए हैं कि इसमें क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होकर ब्लंट होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एमोरफस सॉलिड में जो है हम लोग अभी जस्ट बात किए कि जब कट करते हैं तो इरेगुलर कट देता है, ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज एमोरफस का है, ठीक है। तो एमोरफस का एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो ऑल पॉलीमर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स लगभग जितने तरह के पॉलीमर हैं सब एमोरफस में आ जाते हैं। जैसे पॉलीमर में हम लोग बात करते हैं तो इसमें जैसे PVC हो गया, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, ये एमोरफस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से और भी जैसे पीच वगैरह हो जाता है, पीच भी किस में आता है, एमोरफस में हो जाता है। इसी तरह से क्वार्ट्ज ग्लास, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये वाला क्वार्ट्ज ग्लास ये बहुत पूछता है। क्वार्ट्ज ग्लास का होता है SiO2, ठीक है, SiO2, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं, SiO2, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड जो हम लोग सैंड कहते हैं, बालू कहते हैं ना, वही है। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वार्ट्ज ग्लास बोलता है तो वो हो जाता है एमोरफस, लेकिन अगर केवल क्वार्ट्ज बोलता है, क्वार्ट्ज का भी फॉर्मूला होता है SiO2, ठीक है। तो अगर क्वार्ट्ज बोलता है तो हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन, ठीक है। अगर क्वार्ट्ज ग्लास बोलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एमोरफस, ठीक है। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्रिस्टलाइन को हम लोग, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स सॉलिड, ठीक है। फॉल्स सॉलिड के अलावे स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो लगभग क्रिस्टलाइन और एमोरफस के बारे में इतना कुछ काफ़ी है, ठीक है, कि क्या क्या होता है वो सब बता ही दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इसमें हम लोग आगे क्रिस्टलाइन को ही पढ़ना है, ठीक है। एमोरफस सॉलिड के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, एक्चुअली पॉलीमर ज़्यादा इसमें आ जाते हैं, तो पॉलीमर चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा बहुत कवर हो जाता है और हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही आगे स्टडी करना है। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के आगे देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऐसे 3 पार्ट में, 3 या 4 पॉइंट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिल्कुल अच्छा से समझिएगा इसको, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे, सेकेंड हो जाता है आयनिक सॉलिड। थर्ड देखते हैं, थर्ड हो जाता है मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग और भी देखते हैं, मेटेलिक सॉलिड हो गया। मेटेलिक सॉलिड के बारे में बात फोर्थ में हम लोग देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड। क्या देखेंगे? कोवैलेंट सॉलिड। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखिए, ऐसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट 3 पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिस्ट्रीब्यूट कितना पार्ट में करते हैं?
3 पार्ट में। कौन कौन 3 पार्ट है, इसको थोड़ा और हम इधर लेते हैं, नहीं थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लिमिट इधर लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहला आ जाता है पोलर। क्या होता है? पोलर, पोलर सॉलिड, पोलर ही लिखते हैं। दूसरा होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। एक होता है नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर के बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पोलर सॉलिड के बारे में। तो देखिए पोलर के बारे में बिल्कुल एक लाइन में अगर एक शॉर्ट में बोला जाए तो पोलर कहाँ पे होता है, तो जहाँ भी अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा पॉजिटिव है एक ज़्यादा निगेटिव है, या फिर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, उस केस में क्या होता है स्ट्रेचिंग होने लगता है एटम में, मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में। तो उसी स्ट्रेचिंग को हम लोग बोलते हैं कि वो पोलर नेचर का हो गया है। तो पोलर कहीं भी देखिएगा कि किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वहाँ समझिएगा कि पोलर हो गया है। यानी नेचर जैसे ही डिफरेंस किया वहाँ पे पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पोलर सॉलिड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि पोलर सॉलिड होता कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जो एक होता है वो पॉजिटिव वाला होना चाहिए और एक निगेटिव, लेकिन हाँ हाईली अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव निगेटिव डिफरेंस हो गया तो चला जाएगा आयनिक सॉलिड में, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ देखिए क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन हमेशा अट्रैक्ट करते रहता है। तो यहाँ पे पोलरिटी जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसी तरह से HBr हो गया, ठीक है। ये भी किस में आ जाता है, पोलर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ भी देखिए स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। यहाँ भी डेल माइनस डेल प्लस, डेल्टा का मतलब होता है स्लाइटली, अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज हो रहा है तो उसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं और कंप्लीट निगेटिव चार्ज लिखते हैं। लेकिन अगर स्लाइटली चार्ज का वेरिएशन हो रहा है तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इसी तरह से हम लोग HI के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो HI में भी हो एक डेल माइनस है डेल प्लस है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब पोलर सॉलिड में आ जाएंगे, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल है पोलर सॉलिड का, वो पोलर सॉलिड का आप लोग देख लीजिएगा, वो SO2 होता है, ठीक है। SO2 को भी हम लोग क्या कहते हैं, पोलर सॉलिड। देखिए किन्हीं को लग रहा होगा कि SO2 तो सर गैस है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ जैसे गैस है तो उसको हम लोग जानते हैं कि हाई टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, और हाई टेम्परेचर देंगे लिक्विड से गैस बन सकता है। लेकिन जब उसको हम लोग कंडेंसेशन करते हैं, यानी जैसे टेम्परेचर लो करेंगे प्रेशर हाई करेंगे तो गैस भी लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड भी सॉलिड बन जाएगा। तो जब SO2 हम लोग लिखते हैं तो SO2 के बारे में ऐसा समझना है कि ये सॉलिड स्टेट में इसको कंडेंसेशन के माध्यम से लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर करके इसको सॉलिड बनाया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, ठीक है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सॉलिड फॉर्म में जब वो करते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। वो जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जब इसको सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो जब सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो ये सॉलिड फॉर्म में कैसे आता है, तो सॉलिड फॉर्म में आने के लिए इसको टेम्परेचर क्या किया जाता है, टेम्परेचर को लो किया जाता है, ठीक है। और प्रेशर को क्या किया जाता है, प्रेशर को हाई किया जाता है, ठीक है। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है तो इसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्राई आइस। इसको हम लोग बोल देते हैं ड्राई आइस, ठीक है। आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आता है तो आइस के जैसा ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो ड्राई मतलब क्या, ऐसा आइस जिसको हम लोग जब सरफेस पे स्ट्रेचिंग करेंगे, रब करेंगे तो हम लोग का हाथ जो है वो भीगेगा नहीं। जैसे आइस पे हम लोग रब करेंगे तो हाथ भीगेगा, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस पर करेंगे तो बिल्कुल ड्राई रहेगा, इसलिए इसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछता है कि ड्राई आइस किसको बोला जाता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पे नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पोलर सॉलिड वगैरह
के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा हम चर्चा यहाँ पे कर दिए। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक पोलर सॉलिड में आ जाता है हम लोग का। ठीक है, नॉन पोलर के अगर बारे में बात करते हैं तो नॉन पोलर ऐसा है जहाँ पे कोई बॉन्डिंग का स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग नॉन पोलर सॉलिड कहते हैं। नॉन पोलर सॉलिड में कौन कौन आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए जितने भी नॉन पोलर सॉलिड में होते हैं वो नॉन मेटल ही बनाते हैं। जैसे कि हो गया कार्बन Cl2, ठीक है, Cl हो गया, Cl हो गया। यहाँ पे देखिए बात को समझिए, यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। जैसे A निगेटिव है तो ए भी निगेटिव है। अगर सपोज करिए अगर पहला पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव वाला तो बनाता नहीं है। यानी दोनों का क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगा, तो इसको नॉन पोलर सॉलिड में हम लोग बोल देते हैं। जैसे Cl2 हो गया, इसी तरह से I2 हो गया, ठीक है, इसी तरह से Br2 हो गया, ठीक है, इसी तरह से ठीक है, ETC हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे ETC कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और H2O को हम लोग इसको आइस के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आइस के बारे में अगर बात करते हैं तो H2O इस टाइप का हुआ। ठीक है, इसी तरह से H2O के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी दो तरह का होता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। देखिए ये जो स्टेज ऐसे होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो है इसको क्या कहते हैं, H बॉन्ड कहते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब चलिए यहाँ पे और समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमेशा फोन में लगता है। F हो गया, O हो गया और N हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही तीन में लगता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इसका क्योंकि काफ़ी हाई है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो इसका हो जाता है 4, इसका हो जाता है 3.5 और इसका हो जाता है 3। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन को बारे में समझिएगा कि मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी अट्रैक्ट करता है, लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, हमको आपको सबको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो फ़ोन है, ट्रिक है कि फ़ोन भूलिएगा नहीं। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ लिए किसके बारे में, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीन आ जाते हैं, एक है पोलर, एक है नॉन पोलर और एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। पोलर में हम लोग देख लेंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस रहता है तो उसको हम लोग पोलर बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लिए, नॉन पोलर के बारे में देख लिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड के बारे में देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं किसमें, आयनिक सॉलिड के बारे में। ठीक है, हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ऐसे तो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दोनों हैंड रिटेन नोट्स भी दिया जाएगा और बिल्कुल प्रॉपर वे में टाइपिंग वाला भी नोट्स आप लोग को मिलेगा, जिसमें काफ़ी डिटेल रहेगा। ठीक है, ऐसे खुद से जब लिखते जाइएगा तो लिखते लिखते याद भी होते जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अपना एक फ्रेश कॉपी लीजिए और उसमें प्रॉपर नोट्स बनाइए, खुद से लिखिए। खुद से लिखिएगा, लिखते लिखते कुछ कुछ पॉइंट याद होगा और धीरे धीरे तैयारी स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। अचानक सोचिएगा कि सब कुछ हो जाए तो नहीं होता है। ठीक है, आयनिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो आयनिक सॉलिड में हमेशा क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयन होते हैं। ठीक है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आयन होगा, तो आयन में जैसे इसमें क्या होता है, जैसे NaCl हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे आयनिक सॉलिड। उसी तरह से NaCl जैसे KBr हो गया। ठीक है, KBr हो गया। ठीक है, लिथियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीटली रहता है नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट जैसे बात करते हैं, Na हो गया, Cl हो गया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफ़र करता है और यहाँ पे कंप्लीट चार्ज का फॉर्मेशन करता है, Na+ और Cl-। तो इसको हम लोग आयनिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करेंगे, कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो इसमें 2 पॉइंट है, उसको इम्पोर्टेंट समझिएगा। ये जो है इंसुलेटर के काम करता है। कैसा, इंसुलेटर जैसा, यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। कब, ये सॉलिड स्टेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में पूछता है कि आयनिक सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट में क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो नहीं करता। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन तो होते हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी कारण से इंसुलेटर जैसा काम करता है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो एक कंडक्टर जैसा काम करता है। ठीक है, कंडक्टर जैसा काम करता है कब, जैसे लिक्विड स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में।
ठीक है। मोल्टेन स्टेट में कैसा काम करता है, ए कंडक्टर जैसा काम करता है, ठीक है, कंडक्टिविटी। इसके बाद अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये हार्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। जितने भी हैं सब हार्ड होते हैं, केवल हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को ही सॉफ्ट देखेंगे, ठीक है, और ये सब हार्ड ही होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, आयन होता है, ये भी पूछ लेता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, आयन होता है ना, इसमें आयन होता है, ठीक है। आयन जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये आयोनिक सॉलिड के बारे में हम लोग बात कर लिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आयनिक सॉलिड के बाद हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ लिए। एक लाइन से ही बताते हैं जिसे समझने में आसान हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड बता दिया, आयनिक सॉलिड। अब आते हैं मेटेलिक सॉलिड में। मेटेलिक सॉलिड के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। इसका बॉन्डिंग के बारे में बहुत अच्छा से आप लोग समझिएगा कि मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं। इसमें अगर बॉन्ड के बारे में बात करें, ठीक है, कि बॉन्ड कैसा होता है, ठीक है, तो बॉन्ड इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड इसमें होता है, ठीक है। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो मेटल होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें मेटल होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए बॉन्ड के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड सुने होंगे, आयनिक बॉन्ड सुने होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुने होंगे, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड कैसे है और इसका फेनोमेनन कैसे वर्किंग करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। जैसे बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड जानते हैं कि ये शेयर करके आपस में बन जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपस में बन गया, इस बॉन्ड को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हो जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में अगर बात किया जाए तो आयनिक बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी जस्ट बताया, सोडियम है, क्लोरीन है, यहाँ पे बात करेंगे, एक होता है अरे ट्रांसफ़र कर देता है स्टेबिलिटी होने के लिए, तो यहाँ पे बन जाता है Na+ और Cl-, ये हो गया आयनिक बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग देखेंगे कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे N ले लेते हैं, थोड़ा सा फिर से लिखते हैं ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं HNO3। तो HNO3 में आप समझिए कैसे बॉन्डिंग बनता है, जैसे H हो गया, N हो गया, O हो गया, O हो गया और H हो गया। तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है अपना दे दिए, ठीक है। यहाँ से बॉन्डिंग करवाना स्टार्ट कर दिए, हाइड्रोजन अपना ले लिया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपना ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद इस नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो ऐड करने के लिए, ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं केवल अपना ऐसे। तो नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे तो 2 2 4 और यहाँ पे 2 6 ऑक्सीजन के साथ 2 2 करेगा ना शेयर, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर देता है स्टेबिलिटी होने के लिए। ऑक्सीजन आता है नाइट्रोजन के पास कि हमको भी थोड़ा हेल्प करो, उस हिसाब से नाइट्रोजन को ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी एक बॉन्डिंग बनाया कंप्लीट डोनेट करके, ठीक है। यहाँ शेयर करके बनता है, यहाँ जो है आयन का ट्रांसफ़र करता है, यहाँ लोन पेयर का ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। यहाँ पे N और ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड हुआ इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सी भी लिख दिए हैं, समझ जाइएगा आप लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड का आखिर क्या कहानी है, तो देखिए समझिए मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे सपोज करिए एक सॉलिड के बारे में हम लोग, एक ऐसे सॉलिड हम लोग ले लिए, ठीक है, एक इसको समझा रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड को।
मेटेलिक बॉन्ड। जैसे मेटल में हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आयरन को ही ले लेते हैं, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का सराउंडिंग रहता है। एक एजम्पशंस है, ऐसा नहीं कि फिक्स फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप के अरेंजमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हर मेटल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना रहता ही है, ठीक है, इसी में हम लोग समझेंगे। चलिए इतना ही लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए कि मेटेलिक बॉन्ड आखिर कैसे बनता है, ठीक है। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इसको थोड़ा पेन का कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब देखिए जो दो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर बन रहा है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करता है और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है और इसी इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करता है। तो इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है और इसी तरह से, ठीक है, क्या बन जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कह देते हैं। जैसे कितने लोगों का ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर जैसे आयरन है, जैसे एक सपोज कर लेते हैं कि आयरन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे बोलता है कि सर आयरन है, आयरन का एक जैसे सीट ले लिए, तो यहाँ तो काफ़ी आयरन ही आयरन है, तो आखिर जब दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो क्यों आपस में कैसे अटैक करके रहता है आपस में, ये तो बॉन्डिंग बना नहीं पाएगा क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, तो फिर बॉन्ड कैसे बनाए हुए हैं। तो इसका बॉन्डिंग का कहानी यहाँ से समझ में आएगा आप लोग को, और इसी बॉन्डिंग को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं कि हर मेटल का अपना एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में हर मेटल का चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हर एक दूसरे न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखे हुए होते हैं और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मेटल होता है और इसमें बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल जितने भी मेटल हैं, एग्जाम्पल इसका हम लोग कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल तो ऑल मेटल, जितने भी मेटल होते हैं सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटेलिक सॉलिड बोल देते हैं, ठीक है। अब एक क्या बचा हुआ है, हम लोग का बचा हुआ है कोवैलेंट सॉलिड। चलिए इसको समझ लेते हैं। फोर्थ जो है हम लोग का, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा ब्लैक में, ठीक है। क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड के बारे में समझते हैं, तो इसमें सबसे पहले बॉन्ड के बारे में चर्चा करते हैं। अभी जस्ट बताए, अभी कोवैलेंट बॉन्ड का इसके पहले चर्चा किए हैं, तो बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में एग्जाम्पल कौन कौन हो जाता है, इसका एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, और डायमंड हो गया, ठीक है। इसके बाद सिलिकॉन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सिलिकॉन क्लोराइड हो गया। ये सब होता है कौन, कोवैलेंट सॉलिड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड अवेलेबल होता है, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में और भी आप लोग, और इसके बारे में बात किया जाए तो कोवैलेंट सॉलिड जो है, कोवैलेंट सॉलिड हार्ड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, कोवैलेंट सॉलिड कैसा होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है कौन, ग्रेफाइट हार्ड ना होकर के ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और दूसरा, और इलेक्ट्रिक करंट को भी ग्रेफाइट क्या करता है, फ्लो करता है। ऐसे भी तो मेटल जो होता है मेटल करता है, लेकिन ये ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है, पहला एक्सेप्शन। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का कारण क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण
ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, तो इसको स्ट्रक्चर से समझिए। जैसे कार्बन है, हम लोग जानते हैं कार्बन का ही एलोट्रोप्स, जैसे फॉस्फोरोसेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रेफाइट है, डायमंड है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग का जैसे फ्लोरोसेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है ग्रेफाइट कैसे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। तो जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। 4 में ये 3 ही बॉन्डेड रहता है आपस में, ठीक है। ये 3 ही बॉन्डेड आपस में रहता है और एक जो है बच जाता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो हर कार्बन के पास क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है, ठीक है। और यही जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है, देखिए यहाँ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो है। अब इसके बाद डायमंड में देखते हैं कि डायमंड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करता है। डायमंड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें चारों बॉन्ड जितना है 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड ये सब के सब बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हो जाएगा, और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो स्टडी करेंगे, ये सब का स्ट्रक्चर वगैरह भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम अगर बात किया जाए सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, 4 के बारे में पढ़े। अब सबको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं, ताकि याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आयनिक सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े मेटेलिक सॉलिड। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। आयनिक सॉलिड क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड भी क्या होता है, ये हार्ड होता है। कोवैलेंट सॉलिड के अगर बारे में बात करें तो ये भी हार्ड ही होता है, ठीक है। चलिए, और अगर कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं। आयनिक सॉलिड के बारे में अगर बात करेंगे तो एक कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन किस केस में होता है बताइए, कंडक्टर जो होता है वो मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में ही क्या होता है, कंडक्टर जैसा काम करता है। मेटेलिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है दोनों केस में, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी कंडक्टर होता है। कोवैलेंट सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर लिखते हैं, नहीं क्या लिखते हैं, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। चलिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर बात किया जाए तो इसका हम लोग एग्जाम्पल, जैसे इसका 3 हम लोग देख लिए थे ना, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे किसमें, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो इसमें हम क्या बताए थे, 3 बताए थे, ठीक है। 3 क्या बताए थे मॉलिक्यूलर में, बताइए। एक बताए थे पोलर, और एक बताए थे नॉन पोलर, और एक क्या बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो पोलर में कौन सा बॉन्ड रहता है, एक मिनट, पोलर में हम लोग देखेंगे कि पोलर में बॉन्डिंग कैसा होता है। तो पोलर में रहता है हम लोग का एक लंदन फोर्स, क्या रहता है, लंदन फोर्स नहीं रहता है, लंदन फोर्स नॉन पोलर में रहता है ना। पोलर में क्या रहता है हम लोग का, आयन डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल, आयन डाइपोल या फिर डाइपोल
आयन डाइपोल या डाइपोल डाइपोल दोनों बोलेंगे, ठीक है। और नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर के बारे में बात करेंगे तो इसमें लंदन फोर्स होता है, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, इसी को हम लोग लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स ही हुआ, या फिर कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स भी बोल सकते हैं, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए ये चीज़ हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होता है, ठीक है, इसमें किस तरह का फोर्स रहता है। तो ये सब यहाँ से समझ लीजिए। आयनिक, आयनिक में अगर बात करेंगे तो इसमें तो आयनिक फोर्स हो जाता है ना, क्या हो जाता है, आयनिक फोर्स हो जाता है, ठीक है। अगर मेटेलिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो मेटेलिक सॉलिड में हम लोग देखेंगे कि कौन सा होता है, मेटेलिक फोर्स होता है, या मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड इसमें रहता है, ठीक है। और कोवैलेंट सॉलिड में अगर देखेंगे तो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। फिर सबका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लें तो जैसे पोलर में बताए थे कि जैसे HBr है, HI है, ठीक है। नॉन पोलर में जैसे बताए तो इसमें Cl2 हो गया, I2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड में हो गया तो H2 हो गया, जैसे कि आइस हो गया, ठीक है। चलिए आयनिक सॉलिड के अगर बारे में बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड का एग्जांपल जैसे क्या क्या हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, ठीक है, LiCl हो गया, EtC हो गया, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में अगर बात करेंगे तो ऑल मेटल हो गया, ऑल मेटल, ठीक है। इसके बाद कोवैलेंट सॉलिड में हो गया, ये तो बता ही दिए, डायमंड, डायमंड हो गया, इसका भी फार्मूला के ही होता है। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसको भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है चूँकि, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं आप लोग के लिए, ये क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। इसी तरह से सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, EtC कर सकते हैं। एक और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आर्गन जो होता है, ठीक है, आर्गन जो होता है वो किस में हो जाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में हो जाता है आर्गन, इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, हम लोग को जो सॉलिड के बारे में हम लोग देख लिए कि सॉलिड जो काफ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में हाई हो जाता है, जिसके कारण इसके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई रहता है। इसी के कारण से क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और इसको जब हम कट करते हैं तो प्लेन सरफेस हम लोग को मिल जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। और क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बताया, ठीक है, उसके बारे में। और हम लोग देखें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है और एमोर्फस सॉलिड हो जाता है, ठीक है। ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिफरेंस देख लिए हैं, आप लोग एक बार उसको अच्छा सा स्टडी कर लीजिएगा। कुछ डाउट होता है तो लगभग अभी आप लोग का टाइम यही रख रहे हैं, ताकि हम आज तो पहला वीडियो चल रहा है, तो कोशिश करिएगा जो लोग लाइव पढ़ पाएंगे वो लोग लाइव में आकर के जुड़े और बिल्कुल कमेंट वगैरह करें, ताकि पढ़ाने में भी ठीक ठाक लगे। आप लोग कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे स्टडी करते हैं थोड़ा सा और आगे कि इसमें क्या क्या है। ये आप लोग टेबल देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, कहीं भी डाउट हो बिल्कुल आप लोग नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं। चलिए तो सॉलिड के बारे में हम लोग इतना चीज़ स्टडी कर लिए, उसके बाद आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आगे में हम लोग देखेंगे कि जो सॉलिड में होता है वो यूनिट सेल के बारे में देखेंगे, और किसके बारे में देखेंगे, क्रिस्टल लैटिस के बारे में देखेंगे। इसके बारे में अच्छा से आप लोग समझ लीजिए, किसके बारे में, यूनिट सेल के बारे में, एंड यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए आप लोग बात को। जैसे एक हम यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं, क्यूब बना लिए, ठीक है।
यहाँ पे एटम सपोज करिए ऐसे एटम हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे एटम को रख दिए, ठीक है। तो जब ऐसा ही ऐसा जैसे एक स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। जब ऐसा ही ऐसा अरेंजमेंट जो है काफ़ी और इसमें अटैच्ड होने जाता है, ठीक है, और इसमें अटैच्ड होते चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिट सेल बोल देते हैं। और क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं? व्हेन यूनिट सेल रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, देन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसे एक हम यूनिट सेल के बारे में हम बात कर लिए। इसी तरह से अगर हम लोग जैसे देखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, जैसे 2 यूनिट सेल को एक ही में हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे एक यूनिट सेल हो गया, फिर दूसरा को इसी में अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है, अटैच कर देंगे तो देखिए दूसरा ये अटैच्ड हो गया। तीसरा अगर बात करेंगे इसमें अटैच करने के लिए तो देखिए तीसरा अटैच्ड हो गया। थोड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अच्छा से ना बने तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है आपस में जुड़ते चला जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे ऊपर में, तो ऊपर में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, ऐसे बन गया, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे। देखिए आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये चूँकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसको थोड़ा सा पैटर्न को समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के क्यूब नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ जो एक क्यूब है, ये जो क्यूब है यहाँ पे, ये क्यूब जो स्टार्टिंग में बनाए थे, स्टार्टिंग वाला जो बनाए थे याद है, ठीक है। ये जो क्यूब यहाँ पे हम बना रहे हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है, कि आप लोगों को समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये जो क्यूब हुआ, क्यूब दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये जो एक क्यूब है, इस क्यूब को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। और जितने भी ये स्ट्रक्चर पूरा बन गया, होल स्ट्रक्चर, अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसको कह देते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, या फिर स्पेस लैटिस भी कहते हैं, स्पेस लैटिस। देखिए यहाँ पे अच्छा से बात को समझ जाइए। जैसे कि सपोज करिए कि एक दीवार बनता है, ठीक है, एक दीवार बनता है तो दीवार में एक छोटा ईंट जो है, छोटा ईंटा को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, तो उस रिपीटेशन से पूरे क्या बन जाता है? दीवार बन जाता है। तो पूरे जो दीवार बन गया, उस दीवार को हम लोग बोल देते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। लेकिन वैसा जो दीवार बनने में एक एक करके हेल्प किए हैं, जैसे जो ईंट हो गए, ईंट को हम लोग बोल देते हैं यूनिट सेल। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे अब हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो पूछता है कि क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे एटम रहता है इसको लैटिस पॉइंट हम लोग बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लैटिस, लैटिसाइट या लैटिस पॉइंट, मतलब जहाँ पे एटम रहता है। एक्चुअली ये एटम जो है ना आपस में अटैच्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, चूँकि आज जो क्लास है वो रैंडमनेस से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ फिगर थे वो अगले क्लास से डायग्राम के साथ आप लोग को समझाएंगे, जिससे कि काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से डायग्राम के साथ, चूँकि देखिए सॉलिड स्टेट में काफ़ी ऐसे 3 डायमेंशनल जो हैं शेप होते हैं, उसको बोर्ड पे थोड़ा बताना और बच्चे लोग को समझ में आना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। 3 डायमेंशनल जो रहता है फिगर, उसमें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है, जैसे यही फिगर। तो इस फिगर में ऐसे नॉर्मल देखने से समझ में नहीं आ रहा हो, केवल घर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगले क्लास से वो सब रहेगा यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो 2 एटम रहते हैं आपस में एक दूसरे को अटैच्ड किए हुए रहते हैं। ये भले ही हम ऐसे यहाँ पे शो कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअली जब इसका शेप देखेंगे तो ये आपस में अटैच्ड, हाफ कवर किए हुए रहता है, ठीक है। अगले क्लास में इसका हम और डिस्कशन करेंगे कि कैसा शेप होता है। तो ये केवल ध्यान रखिए कि कॉर्नर पे जो एटम रहते हैं, हर कॉर्नर जहाँ पे एटम रह सकता है उसको हम लोग लैटिस साइट के नाम से बोलते हैं। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा पॉइंट है उसको यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल जब 3 डायमेंशनल स्पेस में वंस अगेन एंड अगेन रिपीट करता है तो क्या बना देता है? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस को बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग समझते हैं किसके बारे में? क्रिस्टल लैटिस के बारे में, ठीक है, यूनिट सेल के बारे में। सॉरी, किसके बारे में समझते हैं? यूनिट
सेल के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, यूनिट सेल को देखिए, इसको एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, चलिए आगे दूसरा हम लोग देखेंगे बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग बीसीसी भी कहते हैं शॉर्ट में ना, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड में बात करते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको एफसीसी कहते हैं। एक साथ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, एफसीसी कहते हैं। और एक होता है ईसीसी, केवल शॉर्ट में हम ईसीसी लिख देते हैं। ठीक है, ईसीसी का फुल फॉर्म इधर लिख देते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब समझिएगा सिंपल या प्रिमिटिव, इसको पीसीसी भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, पीसीसी बोल देते हैं। नहीं, चलिए इसमें देखिए, बिल्कुल आसानी से बात समझिए, और अगले क्लास में इसको हम डायग्राम के साथ आप लोग को अच्छा से समझा देंगे। ठीक है, इसमें टोटल कॉर्नर के बारे में बात करें कोई भी क्यूब में, तो टोटल कॉर्नर जो होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, ऐसे समझिएगा कि इसमें टोटल एटम के बारे में, ये होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें 8 कॉर्नर पे क्या रहते हैं, एटम अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, इसमें बॉडी सेंटर्ड में सेम होता है, इसमें भी 8 कॉर्नर पे रहते हैं, इसमें भी 8 कॉर्नर पे रहते हैं। ठीक है, इसमें भी 8 कॉर्नर पे एटम रहता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावे जो है एक एटम जो है इसका सेंटर में भी रहता है, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहता है। फेस सेंटर्ड में क्या रहता है, फेस सेंटर्ड में जो है एक क्या रहता है, अपोजिट फेस पे रहता है, यानी सिंपल तो रहेगा ही, देखिए 8 कॉर्नर पे तो एटम रहेगा ही। ठीक है, उसके अलावा इसके फेस पे भी रहता है। थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोग को, येलो लेके देखते हैं। ठीक है, फेस पे रहता है, 2 अपोजिट फेस पे रहता है। ठीक है, देखिए। ठीक है, चलिए अब ईसीसी में बात करते हैं। तो ईसीसी में देखिए क्या होता है, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं ना, जगह थोड़ा कम बन रहा है, बच रहा है, इसीलिए थोड़ा फ्रेश बनाते हैं, अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इसमें भी 8 कॉर्नर पे रहता है। ठीक है, इसमें भी 8 कॉर्नर पे रहता है, और किसी भी 2 अपोजिट फेस पे भी रहता है एटम। ठीक है, क्या रहता है, किसी भी 2 अपोजिट फेस पे भी एटम रहते हैं, जैसे यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल बोला जाए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे रहेंगे, बीसीसी में कॉर्नर के अलावे बॉडी पे रहता है, एफसीसी में कॉर्नर के अलावे फेस पे रहता है, ईसीसी में कॉर्नर के अलावे 2 किसी भी अपोजिट फेस पे रहता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है नंबर ऑफ एटम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बाबू लोग। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम एकदम बिल्कुल बात को समझिए। एक जैसे सपोज कर लेते हैं लड्डू है। ठीक है, लड्डू को देखने में क्या लग रहा है कि एक एक एटम हर कॉर्नर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है।
सपोज करिए एक लड्डू है, एक लड्डू को टोटल 8 भाग में बांटना है, तो उस लड्डू को थोड़ा थोड़ा हम फोड़ लिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फोड़ करके और थोड़ा थोड़ा सबको दिए, ठीक है। तो यानी टोटल जो कॉर्नर है, टोटल कॉर्नर भले ही 8 है, लेकिन नंबर ऑफ एटम टोटल कितना है, 1 है, ठीक है, 1 एटम रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे और भी बात हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि एक एटम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 कॉर्नर पे, ठीक है, जो यहाँ पे 8 कॉर्नर हुआ, 8 कॉर्नर पे कितना एटम हुआ, सॉरी 1 कॉर्नर नहीं, 8 कॉर्नर पे ऐसे कर सकते हैं, 8 कॉर्नर पे कितना हुआ, 8 एटम हुआ, ठीक है। तो एक कॉर्नर पे कितना हो गया, 1/8 एटम, देयरफॉर, ठीक है, टोटल कॉर्नर कितना था, 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 × 1/8 कट गया, यानी कितना एटम, 1 एटम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, तो कॉर्नर पे टोटल शॉर्ट में लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम अगर बात किया जाए तो टोटल कॉर्नर पे कितना था, 1, और बीच में टोटल 1 रहता है। सपोज करिए लड्डू 1 जो है कंप्लीट इसको दे दिया गया है, यानी टोटल कितना एटम हो गया, 2 एटम, तो BCC में 2 एटम होता है। FCC के बारे में बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना फेस पेयर जस्ट आधा रहता है, ठीक है, यानी एक लड्डू को बीच में फोड़ दिए, आधा ऊपर आधा नीचे, तो देखिए ये 2 मिल करके हो गया 1, फिर ये 2 मिल करके 1 और ये 2 मिल करके 1, यानी फेस पर टोटल 3 एटम हो गया, कॉर्नर पर 1 और फेस पर 3, यानी टोटल कितना हो गया, 4। यहाँ पे अगर बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे बात करें तो टोटल कॉर्नर पे कितना है, 1, ठीक है, और ये 2 मिल करके कितना हो गया, 1, यानी कितना एटम, 2 एटम, ठीक है। चलिए तो इतना ही कुछ आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल से करेंगे, और जो लोग भी वीडियो देखेंगे नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि लाइव में आकर के जुड़ें। किसी को टाइम का इश्यू वगैरह होगा, क्योंकि PGT में अक्सर लोग कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं, तो अगर टाइम का इश्यू होगा तो कुछ टाइमिंग हम इधर उधर एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल 2-4 दिन इसी टाइम पे बैच चलेंगे, कोशिश करिएगा कि लाइव में आइए और क्वेश्चन वगैरह पूछिए और उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और बढ़िया से मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करिए और टेंशन नहीं लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है, अभी हम लोग बिल्कुल आराम से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट उसमें करेंगे, आप लोग के लिए स्पेशल जो है नोट्स तैयार किया हुआ है, उसी के माध्यम से आप लोग को नोट्स भी PDF के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ लोग अगर ऑफलाइन आकर के पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आकर के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच दोनों चल रहा है, ठीक है। तो जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आके पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे है। और कुछ दिन अपना पढ़िए देखिए, ठीक है, ठीक है। सी यू अगेन नेक्स्ट डे। थैंक यू सब लोगों को।